हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके जो एग्जाम है BSOG राइट, उसका पार्ट 2 रहेगा। हम ऑलरेडी इसके क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप पार्ट 1 में जाके चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक कंप्लीट PDF चाहिए है तो आप मेरे को नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये PDF पेड है, फ्री नहीं है। तो अगर आप लोग पेड परचेज करना चाहते हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम और मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज की किनशिप, इसके बारे में हमें बताना है बेसिकली क्वेश्चन में। मैं आपको बता दूं, इससे दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम, साथ ही साथ किनशिप अमंग मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज। तो आपको दो अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, देखो किनशिप क्या होता है पहले वो समझो। किनशिप इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। किनशिप का मतलब होता है, किन का मतलब होता है ब्लड रिलेटिव। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़ते हो जैसे रिलेशनशिप होता है, ऐसे किनशिप यानी कि ब्लड रिलेशंस, उसको हम किनशिप कहते हैं। तो किनशिप में क्या क्या आ जाएगा, आपकी फैमिली, आपका मैरिज, इनहेरिटेंस, ओके, और साथ साथ आपके सोशल रिलेशनशिप, इस सबको जो है किनशिप रेगुलेट करता है कि आपके ब्लड रिलेशन क्या है, उसके बेसिस पे आपके ये सारे रिलेशंस चलते हैं। ओके, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे किनशिप। किनशिप का मतलब है लोगों के बीच के सोशल रिलेशनशिप, जो कि ब्लड रिलेशन से होते हैं, मैरिज से होते हैं या फिर अडॉप्शन से बनते हैं। ओके, ये आपकी आइडेंटिटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डिसाइड करते हैं। आपको फिर इसके बाद इसका मीनिंग लिखना है, प्रॉपर मीनिंग। तो प्रॉपर मीनिंग ये होगा कि किनशिप यानी सिंपल वर्ड्स में रिश्तेदारी। ओके, ये बताता है कि कौन किसका रिलेटिव है, प्रॉपर्टी वगैरह किसको मिलेगी, मैरिज कहाँ होगी, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब आपका किनशिप के अंडर आता है। ओके, अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम के, यानी कि साउथ इंडिया में कैसे किनशिप सिस्टम फॉलो होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके बेसिस पे पक्का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला होता है प्रेफरेंस फॉर क्रॉस कजन मैरिज। ये जो है साउथ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, क्रॉस कजन का मतलब होता है आपकी मम्मी के भाई के बच्चे, यानी कि आपके मामा के बच्चे, या फिर आपकी फादर्स सिस्टर चिल्ड्रन, यानी कि आपकी बुआ के बच्चे, इनकी आपस में मैरिज। ठीक है, जैसे कि आपकी मैरिज आपके मामा के बच्चों से हो रही है, ये वाला कुछ सिस्टम लगा लो। ओके, या फिर आपकी बुआ के बच्चों से हो रही है, ये वाली। तो यहाँ पे क्रॉस कजन मैरिज जो है, इन रिलेटिव्स के बीच में मैरिज का जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे चलता है ये सब साउथ इंडिया में। मामा की बेटी से शादी, बुआ की बेटी से शादी, ये बहुत कॉमन है साउथ इंडियन किनशिप में। ठीक है, साउथ इंडिया में ऐसी शादियां चलती है। नॉर्थ इंडिया में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो याद रखोगे, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, इनसे शादी। फिर आता है अंकल नीस मैरिज। कुछ साउथ इंडियन कम्युनिटीज में एक आदमी अपनी बहन की बेटी से शादी कर सकता है। इससे फैमिली टाई स्ट्रॉन्ग रहते हैं, प्रॉपर्टी भी फैमिली के अंदर रहती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है साउथ इंडिया में। ओके, फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लोज किन मैरिजेस। साउथ इंडिया में कुछ क्लोज रिलेटिव्स के बीच मैरिज को नॉर्मल माना जाता है, यानी कि इसका पर्पस मेनली होता है कि फैमिली का बॉन्ड स्ट्रांग हुए और हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो और बेटर हुए। ठीक है, यानी कि क्लोज में जैसे हमने ऑलरेडी अभी बात करी, मामा का बेटी और बुआ की बेटी, ये सब। ठीक है, फिर आता है सिमेट्रिकल एक्सचेंज रिलेशनशिप। यहाँ मैरिज के बाद दोनों फैमिली के बीच म्यूचुअल कॉपरेशन रहता है, यानी कि देखो जैसे कि एक घर अपनी बेटी दे रहा है तो दूसरा घर भी अपनी बेटी देगा, ऐसे करके सिमेट्रिकल एक्सचेंज, एक जैसा। ठीक है, गिफ्ट एक्सचेंज वगैरह भी ये लोग सपोर्ट करते हैं कि गिफ्ट देना लेना, ये सब। इससे जो है सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है सोसाइटी में। फिर आता है बायलेटरल रिकॉग्निशन ऑफ रिलेटिव्स। साउथ इंडिया में मदर साइड और फादर साइड दोनों रिलेटिव्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। इससे भी आपके किनशिप नेटवर्क जो है स्ट्रांग रहते हैं। यहाँ पे कुछ भी ज्यादा ना ऐसे नहीं होता, माइका ससुराल ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दोनों फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनका डिसेंट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट डिसेंट का मतलब होता है कौन किसका वारिस है, वैसे वाला। ओके,
मोस्ट जो साउथ इंडियन कम्युनिटीज हैं वो पैट्रीलीनियल होती हैं। पैट्रीलीनियल का मतलब है फैमिली का जो चेक करते हैं कि कौन किसका दादा परदादा है, वो फादर से चलती है, और प्रॉपर्टी और सरनेम भी फादर की लाइन से आता है। ओके, साउथ इंडिया में ये फॉलो होता है, नॉर्थ इंडिया में भी यही होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसका पार्ट था क्वेश्चन का, किनशिप अमंग मैट्रीलिनियन कम्युनिटीज। अब देखो, मैट्रीलिनी का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। मैट्रीलिनी का मतलब है डिसेंट, यानी कि आपका कौन वारिस है, वो सब कौन दादा परदादा था, और इनहेरिटेंस यानी कि जायदाद किसके नाम होगी, ये मदर की लाइन से चलते हैं। मदर का नाम आपके नाम से जुड़ता है, मदर के पास सारी प्रॉपर्टी जाती है और मदर से अपनी बेटी के पास जाती है। ओके, यानी कि बच्चे मदर की लीनेज के मेंबर माने जाते हैं, फादर की नहीं। ओके, अब देखते हैं मेजर कम्युनिटीज कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इससे पढ़ के कुछ नहीं होगा जब तक आप लर्न नहीं करोगे। ओके, पहले आते हैं नायर्स ऑफ केरला, इंडिया का सबसे फेमस मैट्रिलिनियल एग्जाम्पल है। फिर है खासी एंड गारो ट्राइब्स, ये ट्राइब्स भी मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करती हैं। ओके, दोनों चीजें। अब कुछ फीचर्स देखें अगर हम इसके, तो सबसे पहले वही हो गया डिसेंट थ्रू द फीमेल लाइन। फैमिली लीनिएज जो है मदर की साइड से ट्रेस की जाती है। चिल्ड्रन मदर्स फैमिली का पार्ट माने जाते हैं। ओके, इनहेरिटेंस थ्रू वुमेन, प्रॉपर्टी फीमेल डिसेंडेंट्स को ट्रांसफर होती है। अगर आप खासी ट्राइब देखो तो प्रॉपर्टी अक्सर यंगेस्ट डॉटर को मिलती है वहां पे। ओके, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द मेटर्नल अंकल। मैट्रिलिनियल सोसाइटी में मदर्स ब्रदर यानी कि मामा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेटर्नल अंकल ही आपके जो है फैमिली के डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह मैनेज करते हैं और बच्चों को आगे गाइड करते हैं। ओके, मामा। मैट्री लोकल रेजिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ के घर या उसके पास रह सकता है, इससे वुमेन की फैमिली के साथ कनेक्शन रहता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, मैट्री लोकल का मतलब होता है कि आपका जो भी जिससे शादी होगी वो आपके घर आएगा, लड़की के घर आता है लड़का। ओके, और युग्जॉरी लोकल उल्टा होता है। ऑलराइट, अगर हम देखें डिस्टिंक्शन बिटवीन मैट्रिलिनी एंड मैट्री आर्की, ये दोनों वर्ड में अलग से भी आ सकता है डिफरेंस, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ध्यान रखोगे। मैट्रिलिनी का मतलब है फीमेल डोमिनेंस नहीं होता। ओके, प्रॉपर्टी वुमेन के थ्रू पास होती है। ऑलराइट, लेकिन अथॉरिटी कई बार मेटर्नल अंकल या फिर सीनियर मेल के पास होती है। ऑलराइट, इसका ध्यान रखोगे। मैट्रिलिनी का मतलब ये नहीं कि फीमेल डोमिनेंस है। ठीक है, मैट्रिलिनी का मतलब है कि आपके थ्रू सिर्फ प्रॉपर्टी वगैरह पास होगी, डिसीजन वगैरह आपके मामा करेंगे। मैट्रियार्की जो है उसका मतलब होता है कि फीमेल डोमिनेंस, घर का हेड कौन है, मम्मी। ऑलराइट, आजकल के चेंजेस देखें मैट्रिलिनियल सिस्टम में, तो मॉडर्नाइजेशन के बाद चेंजेस आए हैं। न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस जो जाता था मदर के थ्रू वो कम हो गया है। लीगल काफी ज्यादा रूल्स आ गए हैं, और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, पहले नहीं थी। ओके, तो यही सब था इसमें। साउथ इंडिया और मैट्रिलिनियल को हम कंपेयर करके बता देंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी में। बाकी आपको कंक्लूजन में इसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन हमेशा आंसर्स में लिख कर आना। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन सोशल मोबिलिटी, इसके फीचर्स एंड द कास्ट क्लास रिलेशनशिप इन द कास्ट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, हम सोशल मोबिलिटी अलग से पढ़ रहे हैं, कास्ट और क्लास क्या होता है वो भी पढ़ रहे हैं, और फिर कास्ट सिस्टम इन इंडिया भी पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करें तो कास्ट सिस्टम इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। कास्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, कास्ट के ऊपर ही आजकल ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है चल रही हैं। ओके, ट्रेडिशनली पहले के टाइम की बात करें तो कास्ट ही डिसाइड करता था कि आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस रहेगा, आप क्या ऑक्यूपेशन करोगे, क्या बनोगे, किससे शादी करोगे, आपके आपस में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। ठीक है, पहले के टाइम में कास्ट को बहुत रिजिड माना जाता था, बहुत मतलब आप कास्ट से बाहर नहीं जा सकते। ऑलराइट, लेकिन आज एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से काफी सारे चेंजेस आ गए। ओके, अगर आपको कास्ट का एक मीनिंग लिखना होगा, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये टर्म कास्टा की डेफिनेशन, इस पे भी। कास्ट एक हेरिडिटरी सोशल सिस्टम है, यानी कि हेरिडिटरी मतलब एक से दूसरे में पास होता है। ओके, इसमें इंसान का सोशल स्टेटस उसके बर्थ से डिसाइड होता है, जिस कास्ट में वो पैदा हुआ वही उसका हुआ, यानी जिस कास्ट में पैदा हुआ वही कास्ट आपकी आइडेंटिटी बनती है। कास्ट वर्ड जो है पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से आया है, जिसका मतलब है लीनिएज या फिर ब्रीड। ओके, अब इसके अगर हम मेन फीचर्स देखें, बहुत इजी है। हायरार्किकल होता है, कास्ट सिस्टम में कास्ट को रैंक दिया गया है, कोई कास्ट हाई स्टेटस की होती है ऊपर की, और कोई लो स्टेटस की होती है। ओके, यहाँ से आपका प्योरिटी एंड पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा एक टॉपिक निकलता है, आप उसको याद रखोगे। ये देखो,
प्योरिटी एंड पोल्यूशन मतलब जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये प्योर कास्ट है, साफ, ठीक है। वहीं अगर जो लोअर कास्ट है, शूद्रा, ये क्या है, पोल्यूटेड कास्ट है, ओके। यानी कि इनके कांटेक्ट में अगर एक प्योर कास्ट आएगी तो ये भी प्योर कास्ट पोल्यूट हो जाएगी। ये वाला कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, मैं बोल रही हूँ, इसको अच्छे से करके जाना, ओके। फिर आता है बर्थ बेस्ड मेंबरशिप। कास्ट आपको बर्थ से मिलती है, अपनी मर्जी से कास्ट चेंज नहीं कर सकते, जहां पैदा हुए वही आपकी कास्ट, ओके। एंडोगामी, एंडोगामी का मतलब है शादी अपनी कास्ट के अंदर करनी होती है, ये अभी भी हर जगह फॉलो होता है, ओके। फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि हर कास्ट का ट्रेडिशनल एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशन होता है। जैसे कि एक ब्राह्मण है तो वो एक पंडित बनेगा, फार्मर्स एग्रीकल्चर करेंगे, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसे वाला, ओके। रूल्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन, कास्ट सिस्टम फूड शेयरिंग और सोशल इंटरैक्शन को रेगुलेट करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग शूद्र के साथ बैठ के कभी भी खाना नहीं खाएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऑलराइट। सोशल कंट्रोल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी, कास्ट लोगों को उनकी आइडेंटिटी देता है कि आप क्या हो, कैसे हो, आपको सोशल सपोर्ट कैसा मिलेगा, आपको एक कम्युनिटी की फीलिंग, अपनी कास्ट वालों के साथ आप मिलके रहते हैं, यूनिटी बन के रहती है, ओके। अब अगर हम सोशल मोबिलिटी की बात करें इंडिया में, तो ट्रेडिशनली जो है कास्ट को बहुत क्लोज सिस्टम माना जाता था कि आप अपनी कास्ट से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा होता है कि आप कास्ट से अपनी दूसरे उसमें जा सकते हो। कैसे? सबसे पहले आता है संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें, जो आपको एम एन श्रीनिवास ने दिया था। इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, ऑलराइट, इस पे अलग से आ सकता है। प्लीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये पीडीएफ अच्छे से 2 से 4 बार पढ़ लो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसमें कवर करे हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन है तो उन 10 में से ही पेपर आना चाहिए। मैंने 10 की बजाय इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि सारा जो टॉपिक में जो आंसर पढ़ा रही हूँ ना, उस आंसर में ही काफी सारे क्वेश्चन है। अब हम सोशल मोबिलिटी, कास्ट, ये सब पढ़ लिया, अब हम संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ओके। ये कॉन्सेप्ट हमें एम एन श्रीनिवास ने दिया था। संस्कृताइजेशन का मतलब समझो, इसका मतलब होता है लोअर कास्ट हायर कास्ट के जो कस्टम है, लाइफस्टाइल है, उसको अपनाती है, उनके जैसा बनने की कोशिश करती है ताकि वो अपना स्टेटस इंप्रूव कर सके, ठीक है। जैसे कि अगर कोई शूद्रा है, वो क्या करता है, पूजा पाठ करना शुरू कर दे और खाना सादा खाना शुरू कर दे ब्राह्मण की तरह, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, ओके। इसे हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। वहीं हम वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन ने नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। लोग एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस करते हैं और अपनी सोशल पोजीशन को, कास्ट, क्लास को चेंज करते हैं, ओके। पॉलिटिकल मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिजर्वेशन और डेमोक्रेसी की वजह से आजकल जो पिछड़ी कास्ट है, मार्जिनलाइज कास्ट है, वो पॉलिटिकल पावर हासिल कर पाती है, क्योंकि उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, नंबर में बहुत ज्यादा होती है वो, इसलिए, ओके। फिर आता है इकोनॉमिक मोबिलिटी, यानी कि अगर कोई इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो जाए, पैसा कमाने लग जाए, तो उसका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हो जाता है, जिससे वो मोबिलिटी कर सकता है, दूसरे कास्ट में जा सकता है, ओके। कास्ट और क्लास का क्या रिलेशनशिप है हमारी कंट्री में, हम वो देखेंगे। पहले बात तो समझ लेते हैं कि क्लास होता क्या है। देखो, कास्ट और क्लास में डिफरेंस पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले बता रही हूँ, ओके। कास्ट और क्लास का डिफरेंस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, क्लास जो है आपका इकोनॉमिक पोजीशन होता है। अब हम लोग और अंबानी सेम क्लास में नहीं आते, ठीक है। वो हायर क्लास है, पैसा बहुत है उनके पास, वेल्थ है, उनका ऑक्यूपेशन बहुत बड़ा है। हम लोग मिडिल क्लास है, ओके। तो ये होती है क्लासेस। क्लास सिस्टम ओपन होता है, आप क्लास अपनी चेंज कर सकते हो। अगर कोई इंसान एकदम से लोअर क्लास से यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, तो वो हायर क्लास में चला जाएगा उन्हें, ठीक है। तो क्लास चेंज हो सकती है। ओवरलैप बिटवीन कास्ट एंड क्लास, यानी कि ये दोनों सेम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हायर कास्ट होती थी उसके पास ज्यादा लैंड और वेल्थ था, पैसा भी ज्यादा था, जमीनें भी ज्यादा थी, इसलिए वो हायर क्लास में भी आते थे। लोअर कास्ट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर थी, उनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, ओके। आजकल के चेंज कैसे हो रहे हैं रिलेशनशिप कास्ट क्लास के? सबसे पहले तो नई क्लास आ गई है, मिडिल क्लास, पहले नहीं थी। एजुकेशन और रिजर्वेशन की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी, इन सबको भी लोग मिडिल क्लास में करने लग गए, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब लेने लग गए हैं। इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन विद इन कास्ट, आज एक ही कास्ट में रिच और पुअर दोनों लोग मिल सकते हैं, इसलिए कास्ट और क्लास हमेशा सेम नहीं होते। आपकी कास्ट कुछ भी हो सकती है, आपका क्लास डिफरेंट हो सकता है, ओके। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कास्ट और क्लास सेम हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, कास्ट और क्लास हमेशा सेम नहीं होते। कैसे नहीं होते? एक छोटी कास्ट का बंदा
अगर एक बहुत अच्छी जॉब ले ले तो वो अपनी क्लास चेंज कर लेगा। ओके, जो मैंने यूपीएससी वाला एग्जांपल दिया उससे याद रखना। फिर आता है परसिस्टेंस ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक सक्सेस के बाद भी कास्ट काफी ज्यादा आपकी शादी वगैरह के टॉपिक पे इन्फ्लुएंस करती है। ओके, आज के टाइम में देखें तो आज भी कास्ट हमारे इलेक्शंस में बहुत यूज होती है। ठीक है, हमारी सोशल आइडेंटिटी, मैरिज के टाइम पे, इन सब पे बहुत ज्यादा कास्ट के टॉपिक पे बात अभी भी होती है। ओके, तो इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में, लेकिन बहुत सारी चीजें कवर करी हमने। ओके, काफी सारे एक ही क्वेश्चन में से बन सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखेंगे। मैं आपको सब चीजें बता रही हूँ ऑलरेडी। ओके, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फैमिली सिस्टम इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन कि कैसे फैमिलीज का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया आज के टाइम में। देखो, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पुरानी फैमिलीज जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बहुत ज्यादा फादर का रोल रहता था, कॉमन प्रॉपर्टी होती थी सबकी शेयर्ड, किनशिप टाइज आप ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज थे फैमिली से, और जेंडर रोल्स बहुत फिक्स्ड होते थे कि मम्मी घर में ही काम करेगी, पापा बाहर जाके कमाएंगे। ठीक है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के बाद फैमिली का सिस्टम जो है काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, कैसे हुआ है, फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मॉडर्नाइजेशन। फैमिली चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल के लोग नई सोच रखते हैं, रैशनैलिटी, साइंटिफिक सोच है, इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज्यादा बात होती है, इसलिए अब लोग ब्लाइंडली जो है पुरानी जो कस्टम्स थे वो फॉलो नहीं करते। आजकल के लोग पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए फैमिली का सिस्टम चेंज हो रहा है। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन, हमने पढ़ा ही था कि सिटीज वगैरह में लोग आके रहने लग गए हैं, तो इसकी वजह से चेंज होता है। हमने ऑलरेडी अर्बनाइजेशन पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। ओके, माइग्रेशन वगैरह इसी में आ जाएगा। जब लोग जॉब्स के लिए सिटीज माइग्रेट करते हैं तो जॉइंट फैमिली से अलग रहना पड़ता है, इससे न्यूक्लियर फैमिली का रोल ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फैमिली की इकोनॉमिक फाउंडेशन को चेंज कर दिया है। पहले जॉइंट फैमिली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, अब लोग फैक्ट्री, ऑफिस, सर्विस सेक्टर में जाने लग गए हैं। ओके, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जॉब्स के लिए लोग अलग अलग सिटीज वगैरह में शिफ्ट करते हैं, इसलिए जॉइंट फैमिली कम हो गई है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ने फैमिली रिलेशनशिप को काफी चेंज करा है। आज के टाइम में लोग अपने करियर को चूज करते हैं, पहले मैरिज के डिसीजन खुद लेते हैं और पर्सनल गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ट्रेडिशन, यानी कि आज के टाइम पे एजुकेशन की वजह से लोग कास्ट, जेंडर, इस सबको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने भी फैमिली स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया है काफी ज्यादा। यानी कि क्या क्या आ गया इसमें, राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म, लोग बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं, पर्सनल कंफर्ट चाहते हैं, इसलिए छोटी फैमिलीज को ज्यादा प्रेफरेंस करा जाता है। ठीक है, आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आज इंडिविजुअल्स खुद अर्न करते हैं और इसलिए जॉइंट फैमिली को ज्यादा नेसेसिटी नहीं मानते। ओके, विमेन का स्टेटस चेंज हो रहा है, विमेन के एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है, और जेंडर रोल चेंज हो रहा है। आज के टाइम का मतलब ये नहीं होता कि विमेन घर का काम ही करेंगी, विमेन कैन ऑल्सो वर्क एंड डू द हाउस होल्ड कोर्स एंड सेम विद द मेन। ओके, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी, गवर्नमेंट लॉज ने भी फैमिली सिस्टम को चेंज किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, लॉ डाउरी के अगेंस्ट आ गए, ये सब। ओके, मास मीडिया का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ग्लोबलाइजेशन का, जेंडर इक्वालिटी, ये जितने भी नए नए टॉपिक है ना, स्मॉल फैमिली, ये सब हमने इसी में पढ़े हैं, बाहर के वेस्टर्न टॉपिक्स है ना ये सब। ओके, डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिलीज फंक्शंस, यानी कि पहले फैमिली बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती थी, आज ये काम अलग अलग इंस्टीट्यूशन करते हैं। एजुकेशन हमें स्कूल से मिलती है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बैंक से, इसलिए लार्ज जो जॉइंट फैमिली है उसकी नीड कम हो गई है। ओके, अगर हम कुछ आज के टाइम के मॉडर्न टाइम के कंसेप्ट देखें फैमिली के, तो न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैरिजेस लेट हो रही हैं, लोग प्रेग्नेंट भी लेट हो रहे हैं, और साथ ही साथ फैमिली के रिलेशनशिप ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गए हैं, यानी कि आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग पे बातें करते हो, साथ ही साथ लोग ज्यादा मूव करने लगे अपनी सिटीज को छोड़कर। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन 4, 5, 6 डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 3, और अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए है तो आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मुझे कांटेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ से प्रिपेयर कर लोगे तो ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर लोगे। साथ ही साथ एक में 10 क्वेश्चन तो है इसमें, पर इन 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। मैंने हर आंसर में कम से कम 4 से 5 टॉपिक डिस्कस करे हैं। अगर आप ये पीडीएफ अच्छे से कर लो तो आई एम श्योर कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट नंबर 3। नीचे 3 कमेंट करना मत भूलना,
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।